आज हम पढ़ेंगे विश्व के कृषि प्रदेश। विश्व के कृषि प्रदेश विटलसे और विलिंगटन द्वारा दिए गए, जो कि 1936 में हुआ। इसका संशोधित विवरण दिया गया 1936 में, और इसका प्रारूप 1926 में ही दिए चुके थे वो। विटलसे द्वारा किन तत्वों को आधार माना गया, वो तत्व इस प्रकार हैं: फसलों तथा पशुओं का संयोजन, फसलों के उत्पादन तथा पशुपालन की विधियां, कृषि भूमि में श्रम, पूंजी, संगठन आदि के विनियोग की मात्रा, उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग, कृषि कार्य के लिए यंत्रों, उपकरणों तथा आवागमन के साधनों आदि का प्रयोग। इस पश्चात विटलसे महोदय द्वारा 13 कृषि प्रदेशों को विभक्त किया गया है। वह 13 कृषि प्रदेश इस प्रकार हैं: चलवासी पशुचारण, व्यापारिक पशुपालन, स्थानांतरणशील कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश, चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि प्रदेश, व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश, व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, निर्वहन फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश, व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण से क्या अभिप्राय है? वे सभी क्षेत्र जहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ फसल उत्पादन के अनुकूल नहीं होती, वहाँ चलवासी पशुचारण किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में पशुओं के चारे के लिए घास उपलब्ध हो जाती है। ऐसे क्षेत्र मध्य एशिया, अरब के बद्दू, किर्गिज, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल, उप साइबेरिया प्रदेशों में पाए जाते हैं। विश्व में चलवासी पशुचारण निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। तो चलवासी पशुचारण वहाँ होता है जहाँ पर फसल उत्पादन की परिस्थितियाँ अनुकूल न होकर घास उपलब्ध होती है, तो वहाँ पर यह चलवासी पशुचारण की कृषि जो प्रकार माना गया है वह देखा गया है। अब वह कौन से क्षेत्रों में किया जाता है उसको हम देख लेते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वह कौन सा क्षेत्र है? भूमध्य रेखीय सघन वन प्रदेश तथा उष्ण रेगिस्तानी प्रदेश के मध्य में स्थित घास युक्त प्रदेश में अनेक आदिम जातियां निवास करती हैं। ये अपने पालतू जानवरों को घास की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लेकर जाते रहते हैं। अतः उस क्षेत्र में चलवासी पशुचालन व्यवसाय पाई जाती है। अफ्रीका में भूमध्य सागरीय एवं मरुस्थलीय प्रदेश के मध्य स्थित क्षेत्र में सवाना घास अधिक पाई जाती है। ऐसे प्रदेशों को सवाना प्रदेश कहते हैं। सवाना क्षेत्र में लंबी एवं मोटी घासें पाई जाती हैं। वृक्ष दूर दूर केवल 1-2 ही संख्या में पाए जाते हैं। सवाना घास से युक्त प्रदेशों को अफ्रीका में सवाना, दक्षिण अमेरिका में पंपास एवं लानोस और ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ सवाना घास पाई जाती है। इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का प्रमुख व्यवसाय चलवासी पशुचारण है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि ये कौन सा प्रदेश है अफ्रीका में, या फिर आप समझें कि ये चलवासी पशुचारण का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वह है जहाँ पर हम देखते हैं एक सघन वन वाला क्षेत्र है, और उसके बाद है एक तो होता है सघन वन वाला क्षेत्र, और उसके बाद है रेगिस्तानी प्रदेश। तो उसके बीच में जो भी अक्षांश पाए जाते हैं वहाँ पर चलवासी पशुचालन व्यवसाय किया जाता है। अब वो कौन से, और उस प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? सवाना लैंड। और वहाँ पर जो घास पाई जाती है उसको हम बोलते हैं सवाना घास। ये कौन कौन से प्रदेशों में पाया जाता है? अफ्रीका में सवाना के नाम से, दक्षिण अमेरिका में पंपास के नाम से एवं लानोस के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड प्रदेश में पाया जाता है। ये सवाना घास
के का प्रदेश माना जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जलवासी पशुचारण और कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है। पश्चिमी एशिया के मरुस्थलीय शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेश, इसका विस्तार सऊदी अरब से लेकर मध्य एशिया तक पाया जाता है। यहाँ के निवासी अपने पालतू पशुओं को लेकर चारागाह की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु के कारण यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र पाया जाता है। केवल मरुधानों के पास ही घास पाई जाती है। इस प्रदेश में पाए जाने वाले बद्दू जाति के लोग ऊंट, घोड़े, भेड़, बकरियां आदि जानवर पालते हैं। ये लोग ऊंट अधिक संख्या में पालते हैं। इनका मुख्य भोजन जानवरों से ही प्राप्त होता है, अतः इनका जीवन पशुचारण व्यवसाय पर ही निर्भर है। अरब के बद्दुओं के अतिरिक्त इस व्यवसाय में ईरान के कुर्द, बिस्तियारी, लूट, कश्मीरी आदिम जाति के लोग इसमें संलग्न हैं। अब पश्चिमी एशिया के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो कि शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र है, वहाँ के लोग जानवरों को, पालतू जानवरों को पालते हैं और चारागाह की तलाश में वह घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार इसका विस्तार सऊदी अरब से लेकर मध्य एशिया तक होता है। अब उसके बाद है एशिया के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र। अब एशिया के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र कौन से हैं? यहाँ निवास करने वाले किर्गिज, कज़ाक एवं कालमुक जाति के लोग अपने पालतू पशुओं के साथ चारागाह की तलाश में घूमते हैं। ये लोग भेड़, बकरियां, घोड़े आदि पशु पालते हैं। किर्गिज लोग मौसमी स्थानांतरण करते हैं। गर्मियों में लोग अपने पशुओं को लेकर पहाड़ी भागों के ऊपरी भाग में चले जाते हैं, जहां गर्मी से बर्फ पिघलने के कारण छोटी छोटी घास उग आती है। शीत ऋतु के आगमन पर जब ऊपरी भाग में बर्फ जमने लगती है, तो ये लोग अपने पशुओं को लेकर नीचे घाटियों एवं मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं, जहाँ ग्रीष्म ऋतु में हुई हल्की वर्षा से घास उगाती है। किर्गिज लोग मौसम के अनुसार स्थानांतरण करते हैं। स्थानांतरण को ऋतु प्रवास कहते हैं। किर्गिज लोगों का भोजन पालतू पशुओं के मांस एवं दूध से ही प्राप्त होता है। मरे हुए पशुओं की खाल से ये तंबू बना लेते हैं, जिनमें अस्थायी निवास करते हैं। तो एशिया का मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र कौन सा है? मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान वाला। और यहाँ पर जब बर्फ जमती है और जब बर्फ पिघलती है, उस अनुसार लोग जो है वो अपना स्थान बदलते हैं और अपने पशुओं को भी अपने साथ ले जाते हैं। तो वो क्या, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि गर्मी में जब बर्फ पिघलती है तब छोटी छोटी घास उगाती है। कहाँ पर? पहाड़ी भागों के ऊपरी भागों में चले जाते हैं वो गर्मियों में, क्योंकि बर्फ पिघलने से छोटी छोटी घास उगाती है। और जब ऊपरी भाग में बर्फ जमने लगती है तो ये नीचे घाटियों में आ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो स्थानांतरण होता है उसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं। अब ये जो नोमैडिक हर्डिंग है, चलवासी पशुचारण, यह और कौन कौन से क्षेत्रों में होता है? ये यूरेशिया की टुंड्रा जलवायु वाले प्रदेश में होता है। यहाँ निवास करने वाले लैप, सामेट्स, तुंग, चुकची तथा कोरियाक जनजातियाँ अधिकतर रेंडियर जानवरों को पालती है। इनका प्रमुख व्यवसाय रेंडियरों को पालना एवं आखेट है। रेंडियर समूहों में पाले जाते हैं। रेंडियर इन जनजातियों के लिए दूध, मांस, लेज, गाड़ी खींचने आदि के काम आता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने पर लाइकेन, शैवाल रूप में हल्की घास उगती है, जिसको रेंडियर खाते हैं। अतः लोग अपने रेंडियरों के समूह को लेकर घास क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होते रहते हैं। शीत ऋतु में से वापस तटीय क्षेत्रों में आकर अपने तंबुओं में रहने लगते हैं। तो यूरेशिया में जो टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश यानी कि वह क्षेत्र जो कि नॉर्थ पोल से इसको हम बोल सकते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ के आसपास, उससे भी ऊपर वाला जो क्षेत्र है, वह वाला क्षेत्र जहाँ पर कि ठंड
अधिक पड़ती है, जहाँ पर कि मौसम जो है वो माइनस में सॉरी चले जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो जनजातियाँ रहती हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है चुकची, कोरिया, तुंग आदि। और इनके ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ये मोस्टली जो वहाँ पर किस टाइप के जानवर पाए जाते हैं, जैसे अधिकतर रेंडियर पाए जाते हैं, उसके ऊपर ही उसका दूध, मांस, स्लेज गाड़ी खींचने के लिए यह पाए जाते हैं। और इसमें यहाँ पर भी ये लोग ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने पर इनका ऋतु प्रवास होता है, ये अपना स्थान बदलते रहते हैं। अब उसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग। इस क्षेत्र में कीनिया, तंजानिया एवं युगांडा के पूर्वी पठारी भागों में रहने वाली मसाई आदम जनजाति का प्रमुख व्यवसाय भी चलवासी पशुचारण ही है। मसाई जाति के लोग गाय, भेड़, बकरियां, गधे आदि पशु पालते हैं। इसका संपूर्ण जीवन इस पालतू पशुओं पर निर्भर रहता है। गायों से दूध, भेड़ बकरियों से मांस तथा गधों को सामान ढोने के काम लेते हैं। चारागाहों की तलाश के लिए अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं। अब उसके बाद है पर्वतीय घासस्थल। हिमालय, अल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियों का भी प्रमुख व्यवसाय चलवासी पशुचारण ही होता है। लेकिन यहाँ मौसमी प्रवास पाया जाता है। शीत ऋतु में ये लोग पर्वतीय क्षेत्र के निचले भागों में मैदानी एवं तलहटी क्षेत्र में निवास करते हैं। जब भी शीत ऋतु आती है तो ये लोग निचले भागों में चले जाते हैं। और ग्रीष्म ऋतु आते ही क्या होता है कि पर्वतों की जो बर्फ होती है वो पिघलती है और वहाँ पर घास उगाती है, तो इसलिए ये पशुओं को ऊपरी क्षेत्रों में ले जाते हैं। इसको मौसमी स्थानांतरण कहते हैं या फिर ट्रांसह्यूमेंस भी कहते हैं, ऋतु प्रवास भी कहते हैं। अब इस क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं? इन क्षेत्रों में वर्षा कुछ कम होती है, औसतन 25 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। भरण पोषण के लिए प्रतिकूल पर्यावरण होने के कारण विरल जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अर्थव्यवस्था का आधार पशु है और उनके उत्पाद ही इन क्षेत्रों की फसलें हैं। हरी घास केवल वर्षा के बाद उपलब्ध होती है, जो बाद में तेज धूप में सूख जाती है। पशुओं का चुनाव प्राकृतिक कारकों पर निर्भर रहता है। संपूर्ण क्षेत्र में कठोर सर्दियां, गर्मियां तथा कम वर्षा होती है। इनका भोजन मुख्य रूप से पशुओं से प्राप्त पदार्थ ही होते हैं। और इनकी जो प्रमुख फसलें हैं वो इस प्रकार हैं। यहाँ कृषि कार्य नहीं होता है। यहाँ भेड़, ऊंट, कुत्ते, बकरी, याक, घोड़े तथा अन्य चौपाए पाए जाते हैं, जिनका उपयोग ऊन, दूध, मांस तथा चमड़ा प्राप्ति से किया जाता है। भौगोलिक तत्व। इस कृषि प्रदेश में जलवायु की दशाएं विषम पाई जाती हैं। वर्षा की कमी, अत्यधिक गर्मी या उच्च शीतलता आदि के कारण यहाँ केवल नामांतर की घास उगती है तथा फसलों का उत्पादन करना यहाँ संभव नहीं है। अतः यहाँ केवल पशुपालन ही किया जाता है। नमी की कमी के कारण घास युक्त चारागाह भी बहुत कम तथा दूर दूर पाए जाते हैं। वर्तमान समय में खानाबदोश पशुचारण के प्रदेशों की सीमा में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है तथा लोग खानाबदोश पशुचारण की जगह स्थायी कृषि करने लग गए हैं। तो हमारा यह चलवासी पशुचारण यहाँ पर समाप्त होता है। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि वह क्षेत्र जहाँ पर कि बर्फ जमती है, सर्दियों में जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ पिघलने पर पर्वतीय जो उच्च क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये चलवासी जो होते हैं वह अपने साथ अपने पशुओं को लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ घास उगाती है। और घास उगने पर यह स्थिति कब होती है? यह स्थिति होती है गर्मियों में। और जब सर्दियाँ आती है तो ये वापस से घाटियों की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उच्च स्तरों पर, उच्च हाई एरियाज पर बर्फ जम जाती है।